तो ये कोई उनका इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। तो एक स्वाभाविक रूप से एक जो प्रॉब्लम है बीओटी में है, इसमें पहली बात तो ऐसी कि जहां ट्रैफिक डेंसिटी अच्छी है, आईआरआर अच्छा है, वहां लैंड एक्विजिशन हम करें और बीओटी में जाए। अब इसमें मीडिया है क्या हॉल में? अच्छा, ठीक है। तो जब ये लैंड एक्विजिशन अगर हम करते हैं और प्रोजेक्ट अगर बीओटी में होता है तो इसमें कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया का उपयोग अगर हो सकता है तो आप देखिए, जैसे आपने एनुअल प्लान में कोई बड़ा पुल बनाया 100-150 करोड़ का, तो वो पुल अगर आपने बनाया है और सामने 50 किलोमीटर और पीछे में 100 किलोमीटर रोड अगर आप अच्छा बनाते हैं तो पुल को जो कॉस्ट आपने एनुअल प्लान में थी दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इक्विटी। और जैसे हम लोग नॉन वायबल प्रोजेक्ट के लिए वो वायबिलिटी फंडिंग करते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो वो समझा जाए तो उसके कारण आप उसको कन्वर्ट करें। पर एक मेरा आग्रह है कि बने तक 700 के ऊपर और 1000 के अंदर तब तक आप बीओटी करिए, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे को अभी जो कॉन्ट्रैक्टर की हेल्थ है फाइनेंशियल देखते हुए 700 से 1000 में हमें कंपटीशन होगी। अगर हमने 2-3 हजार के तो वही 4-5 लोग आएंगे, रिंग बनाकर करेंगे। एक आधे बार ऐसे भी बड़े प्रोजेक्ट हमको करने पड़ेंगे, पर 700 से नीचे करेंगे हाइब्रिड एन्युटी और बीओटी तो मुश्किल जाएगा। अब ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, रोड में तो ट्रैफिक डेंसिटी है, पर आपको कभी केस स्टडी करनी होगी तो एक अच्छा प्रोजेक्ट, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, इंडियन ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे नागपुर में, बात कर रहा था, बोले इतना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। ये मथुरा का 80 MLD स्लज, तो ये प्रोजेक्ट 80 MLD स्लज जो था वो यमुना में जाता था, तो उसको शुद्ध करके हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। और बाजू में, रेलवे के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। तो मैंने उनको बुलाकर पूछा, आप साल के कितने पैसे देते हो उत्तर प्रदेश सरकार को? उनने कहा था 25 करोड़। तो ये 25 करोड़ रुपए देते, तो मैंने उनको कहा आप ऐसा करो 20 करोड़ दो, आपको मैं 5 करोड़ बचा दूंगा। और हमने प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी में, पहली बार हमारा मॉडल हाइब्रिड एन्युटी का बनाया और 40% हमने दिए और 60% उन्होंने लाए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, टेंडर हुआ, कंपटीशन हुई और उसमें 40% हमने दिया और 60% उन्होंने लाए। 60% में 30% उनकी इक्विटी थी। और इंडियन ऑयल ने यह करार किया कि हम लोग हर साल पानी वो यूज करेंगे, लेंगे आपसे और 20 करोड़ रुपए साल के देंगे। और 200-225 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ है। यानी कचरे में भी बीओटी सक्सेसफुल है, रेलवे में तो 3-4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि बीओटी प्रोजेक्ट करने में जो साहब ने एक बहुत अच्छी बात अनुराग जी ने अभी बताई कि बीओटी में जिसको 15 साल, हाइब्रिड एन्युटी में 15 साल मेंटेन करना पड़ता है, वो क्वालिटी की चिंता करता है। और जो ईपीसी में बनाते हैं उसमें साहब अभी नया है सर, लगभग ईपीसी के सब प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड में नहीं बैठे। यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड में ईपीसी में हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एनएचआई में भी प्रॉब्लम है और मिनिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, और जहां उसको पड़ता है क्वालिटी का तो वो अच्छा काम करता है। अब ये बीओटी में जो आपकी ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से 4 लेनिंग के रोड बनेंगे, उसका आप लेआउट निकालो, बने तक लैंड एक्विजिशन मत करो। फिर कुछ जगह पर ये कॉम्प्रोमाइज करने में अड़चन नहीं है कि न्यू जर्सी बैरियर है, वो जो बीच की जगह छोड़ती है उसको एक्विजिशन करने के बजाय न्यू जर्सी बैरियर रखकर अगर 2 लेन का कर सकते हो तो वो करो। तो मुझे लगता है ये आपने अभी जितने निकाले उससे कम से कम 3 गुना प्रोजेक्ट हमको और बढ़ सकते हैं। उसमें और एक है कि जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा ब्रिज आरओबी बन रहा है, उसके 50 में सामने एक पैकेज बनाओ, तो नहीं तो भी हम टोल लगाते हैं। तीसरा जो मेरा सुझाव ऐसा है कि हम लोग अगर हाइब्रिड एन्युटी में जाने के बजाय अगर हम बीओटी में जाते हैं तो हमारे यहाँ नीति आयोग में फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है और उसमें अनेक प्रोजेक्ट जाते हैं। कल मैंने उसकी काफी इंक्वायरी की, साहब को ज्यादा मालूम होगा, हमारे यहां से जाते ही नहीं। तो एक ट्राई ये करो कि 40% इक्विटी वायबल गैप फंडिंग, ये जो वीजीएफ है
उसमें 40% गैप देकर हम कितने प्रोजेक्ट नीति आयोग की जो फाइनेंस की तरफ भेज सकते हैं वो देखिए। एनएचआई के भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी भेज सकते हैं। अभी कल मैंने जब समस्याएं होती है तो उपाय तो सोचते हैं, और मैं बहुत प्रयोगशील हूं, तो वैसे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं दवाई और योगा और प्राणायाम बहुत प्रयोग करते रहता हूं। तो मेरा एक मित्र ने कहा कि मेरा जीवन एक प्रयोगशाला करके मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। बोला लिखो, बोले आपके ऊपर। तो मैंने कल एनएचआई चेयरमैन को एक कहा कि पुणे से औरंगाबाद हमको हाईवे बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे। अब वो अटक गया है, तो मैंने उनको कहा कि लैंड एक्विजिशन और हाईवे इसकी ट्रैफिक डेंसिटी 70,000 80,000 की हो जाएगी, तो एग्जिस्टिंग रोड को 4 लेन करके दोनों का सैंडविच बना दो और पूरा बीओटी में निकाल दो, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं कि जब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना, जो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, ये लॉस मेकिंग चल रहा था। तो एक बार हमारी सरकार बदल गई, तो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आई, और जब खंडूरी साहब यहां मंत्री थे तो शरद पवार साहब ने वो करंदीकर करके एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको मेरे पास भेजा, एमएसआरडीसी के एमडी थे, कि ये वो लॉस मेकिंग है, हम कर्जे के बोझे में अब क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं अपोजिशन का लीडर हूं, तो मैं सरकार को सुझाव क्यों दूं, तो तुमको जो करना है करो, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो वो जब जवाब लेकर शरद पवार साहब के पास गए तो उनका मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा नितिन, ये एमएसआरडीसी ये तुम्हारा अपत्य है, और दुनिया में पता है कि इसका फाउंडर तुम हो। अगर ये संस्था बंद पड़ी तो हमारा नाम बदनाम नहीं होगा, तुम्हारा होगा। तो ये इट इज योर प्रॉब्लम, और आपको हमको बताओ इसका वे आउट क्या करना होगा। तो फिर मैंने उनको, मुझे बात पड़ गई, फिर मैंने उनको बुलाया, अधिकारियों की मीटिंग ले, उनको कहा एक काम करो कि ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो एनएच के पास है वो आप मांगो और दोनों को मिला दो, और वायबिलिटी आ जाएगी, और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ये उन्होंने किया तो ये प्रोजेक्ट वायबल हुआ। खंडूरी साहब के पास में उनको लेके आया, उन्होंने एनएचआई उनको स्टेट को ट्रांसफर कर दिया, प्रोजेक्ट हो गया, पैसे वसूल हो गए, और अब मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे दोनों प्रोजेक्ट को अभी 1.5 साल पहले 9,000 करोड़ को बेच दिया और उसको मोनेटाइज कर दिया। 9,000 करोड़ मिला। तो मेरा कहना यही है कि देयर आर लॉट ऑफ वे आउट्स। पॉजिटिविटी निर्णय में होनी चाहिए। पहली बात तो कोई गलत काम मत करो। आई एम द लास्ट मैन जो कानून तोड़ने के लिए आपको कभी नहीं बताया। मेरी जो समस्या है, जो कानून है, कर्तव्य, जिम्मेदारी और अधिकार, ये जो कानून में लिखा है उसका टाइम बाउंड उपयोग करके निर्णय करो। यही अस्वस्थता का कारण है, समय पे काम नहीं करना, और ये 3 बातों करने में ओनरशिप रखना। ओनरशिप इज ए बिग प्रॉब्लम, और कभी कभी तुम्हारी ओनरशिप नहीं होगी, तुमको फाइलें पता नहीं होगी, तुम ओनरशिप नहीं रखोगे तो गालियां मैं खाता हूं। अभी सीएजी के रिपोर्ट में फिर मुझे 10 जगह पर गालियां खानी पड़ी। अब देव, मुझे 9 साल में एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं आया। अब हमारी गलती नहीं थी, मैंने ठोक के लोगों को जवाब दिए, वो मामला निपट गया। पर अगर जवाब चले जाते समय पर तो ये पब्लिकली हमको कारण न होते, ये मौका नहीं मिलता। अब ये छोटी छोटी बातें जो है, इसका संबंध है ओनरशिप के साथ। तो पहली बात तो ये, आप इनिशिएटिव लो, और ये जैसे 40% का मैंने कहा कि वायबिलिटी गैप है, इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट डालो। फिर उसके बाद नहीं होगा तो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट करेगा, और ये पूरा एनुअल प्लान में पूरा खर्चा एनएचआई और मिनिस्ट्री को करने के बजाय हम 40% हाइब्रिड एन्युटी और बीओटी में बनाएंगे, सेम प्रिंसिपल पर। तो हमारी कॉस्ट कम होगी। थोड़ा सा 8,000 10,000 जो 4 लेन के लिए क्वालिफाई नहीं होता, वो 1-2 साल में प्रोजेक्ट होने तक हो जाएगा। तो उसको 4 लेनिंग में डालकर टोल लगा सकते हैं अपन, 2 लेन प्रोसीजर में लगाने नहीं सकते। तो 4 लेनिंग करा के वो प्रोजेक्ट करा लो, तो वो 2 साल में हो जाएगा। कल मुझे इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने कहा कि आपको धन्यवाद सर। बोले क्या? बोले 10% डीजल का डिमांड बढ़ना चाहिए था, 28% बढ़ रहा साल का। आपने इतने अच्छे रोड बना दिए। तो मैंने बोला ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्योंकि डीजल के कारण प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हम तो रोड बना ही रहे, और हर आदमी अब अपने पास गाड़ी ले रहा। छोटा आदमी भी अपने पास एक पुरानी गाड़ी खरीदता है, फैमिली को बिठाता है,
पूरा सामान ऊपर रखता है और टूर पे निकल रहा है। तो ये अच्छी भी बात है, पर दूसरी ओर प्रॉब्लम ये भी है कि डीजल का इंपोर्ट बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल का। तो मेरा आपसे पहला सुझाव ये है कि बीओटी को ट्राई करो, और जैसे अभी ये जो 3-4 बातें हैं इसमें और कुछ संख्या बढ़ाकर कुछ अगर हमको फंडिंग जो मिल रहा है वो कमेटी से नहीं मिला तो डिपार्टमेंट से लो। और ये बिल्कुल सही बात है कि बीओटी में जब तक उसका पीरियड है तब तक वो मेंटेन उसको करना है, इसलिए क्वालिटी अच्छी है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमको नहीं लगेगी। और बीओटी में कंपटीशन होनी चाहिए, और कंपटीशन होने के लिए 700 से 1000 के गैप में आएगा तो हमारा सेक्टर अब इसको कंज्यूम कर सकता है। और मुझे लगता है कि दैट टू बी ए गुड फर्स्ट अल्टरनेटिव। इसकी एक्सरसाइज करते समय लैंड एक्विजिशन फ्रॉम एनुअल प्लान एनएचआई करे और ये करे। दूसरी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डीपीआर बनाने वाले, ये तो मैं 9 साल बोल के थक गया हूं कि डीपीआर क्वालिटी खराब है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मुझे भी समझ में नहीं आता आपकी क्वालिटी के तो ऐसी है कि मैंने बोला अवार्ड दूंगा, एनएचआई ने बनाई हुई एक ड्रेनेज अच्छी होगी जहां पानी बहता होगा तो मुझे पानी दिखेगा तो मैं अवार्ड दे दूंगा उसको, पीडीआरओ को। इतने अच्छे जवाब देते लोग कि सर ये कारपोरेशन का काम है मेंटेन करना, यानी अपने बाजू से मुक्ति हो जाते हैं। बेसिक ग्रेडियंट नहीं देखते, क्वालिटी नहीं देखते। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि प्रीकास्ट को मैंडेटरी करो। अब कभी ना कभी इस बातों की अड़चन हमारे पास आएगी। प्लांटेशन करना, अब अच्छा हुआ कि प्लांटेशन में मैं समझता हूं कि हर चीज की एक हॉबी होती है। अब मैं जिस क्षेत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैंने पूरी ग्रीनरी तैयार की क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मैं वो प्लांट लगाता हूं, पानी नहीं आया तो जाता हूं, तो वो इंटरेस्ट की बात होती है। और जरूरी नहीं कि हर इंजीनियर को प्लांटेशन में इंटरेस्ट हो, तो उसी के लोगों को हम करें, वो हो गई। अब उसमें एनएचआई, डीसीएल और मिनिस्ट्री को भी मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि उनको कोऑर्डिनेट करो। अब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मेरे यहाँ मीटिंग हुई, वो डीजी साहब आए जो एक्चुअल सब काम उन्हीं के पास है। वो इतने अच्छे व्यक्ति है, तो मुझे बताओ, मैं सब करके लाता हूं। अब उनके साथ कोई अनेक आरओ और पीडी ने 3-3 साल जो काम बंद पड़े हुए फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के, उसके प्रॉब्लम ही मिनिस्ट्री तक भेजे नहीं है। अब वो भेजने में तो आपको एक बार मिनिस्ट्री में हमारे 100% प्रॉब्लम आ जाए, और वो नंदा साहब को हम लोग कोऑर्डिनेट करें, वो पुराने ग्रीन जज के साथ सेक्रेटरी थे, और मैंने उनसे कोऑर्डिनेशन कर दिया। वो बैठकर वो फटाफट निर्णय हो जाएंगे, तो आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट से निकल जाएंगे। रेलवे के भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत बार मीटिंगें हुई, बहुत बार वेबसाइट लॉन्च हुई, मैं रेलवे मिनिस्ट्री में गया, फिर अनेक बार आई। हम लोग को लगता है कि अभी उसके बारे में भी हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। साहब आए, वो रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे प्रॉब्लम अगर रेलवे के साथ और एनवायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियर होंगे तो हमारी स्पीड 2 गुना बढ़ सकती है। पर ये प्रॉब्लम्स का प्लानिंग करना और इसके बारे में प्रिलिमिनरी लेवल पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वो एप्रोप्रिएट जगह पर प्रेजेंट करना। जब मैं हमारे अधिकारियों को पूछता हूं तो वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में अटका हुआ है। फॉरेस्ट को पूछता हूं तो बोलता हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है, उन्होंने भेजी नहीं है। अब कोई ना कोई आरओ और पीडी अपने यहां कोई ऑफिस में तो जाए। ये सब लोग जो केवल फोन पर बात करते हैं और ऑफिस में रहते हैं, मुझे तो लगता है 50% ऑफिस में रहना चाहिए, 50% साइट पे जाना चाहिए, उनके भी ऑफिस में जाना चाहिए। और जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो आज ये जो प्रोजेक्ट तैयार करने के पहले डीपीआर जो है, ये आप लोग क्यों नहीं, पीडीआर आरओ क्यों नहीं देखते हैं? मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा हूं कि जो बात जिम्मेदारी की नहीं है, जो बात कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है, और जो बात नियमों के साथ जुड़ी नहीं है। आपके पास अगर डीपीआर आता है तो उसको चेक करो, और नहीं करना है तो मैं आपको अच्छे सोल्यूशन देता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी के नए पढ़े हुए लड़कों को एक डीपीआर चेक करने के लिए उनको बोलो कि यहाँ पे उनका भी ट्रेनिंग हो जाएगा। एक 10-20-25 लाख रुपए दो और उनसे चेक करा लो। पहली बात तो आपने करना ही चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा। अच्छा, उन्होंने चेक करने के बाद फिर लगे तो आप उसमें देखो कि भाई इसमें इन्होंने जो प्रॉब्लम्स निकाले वो क्या है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जो नए पढ़ रहे लड़के, ये जितना सीरियसली इंटरेस्ट लेकर काम करके जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, वो अनेक सालों तक जिनका एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पाते।
तो उसका भी उपयोग सस्ते में लो। तो पहली बात डीपीआर परफेक्ट नहीं, ये सब जवाब देते हैं। फिर प्रोजेक्ट जाता है, बंद पड़ता है, लैंड एक्विजिशन नहीं होती, अतिक्रमण नहीं हटता, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम डालता है, फिर आर्बिट्रेशन चलता है, काउंसिलेशन चलता है। इसकी नौबत क्यों आती है? अगर डीपीआर गलत है तो बताओ उसको कि डीपीआर गलत है, ये बात पहले से रेक्टिफाई करो। गलत डीपीआर बनाए तो उनको कार्रवाई करो। अभी मैंने साहब को कहा कि वेंकट रमन जी को एनएचआई, डीसीएल, एनएचआई और मिनिस्ट्री सब जगह भेज दो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। और मैंने उनको कह दिया है कि पूरे कॉन्ट्रैक्टर को रगड़ो और अधिकारियों को भी रगड़ो। जहां क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मुझे मालूम है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो पूरा जगह जाके क्वालिटी, लोग कुछ लोग ऐसे होते जिनके डर के कारण ही लोग सुधर जाते हैं। अभी मैं जब कमेटी का चेयरमैन हूं, वो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और सबका, मैंने मीटिंग लगाई कि प्रॉब्लम फटाफट क्लियर होते हैं। नहीं हुए तो मैं उनके छाती पे कूदता हूं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो आप एक बार करोगे, आपके कॉन्ट्रैक्टर से, मैं अभी मेरे यहां एक, ये अग्रवाल जी थे वहां नागपुर में, एक नागपुर कामठी रास्ता बना हुआ है। मैं रोज जाता हूं, इतना गंदा बना है। कुंडू नाम के कॉन्ट्रैक्टर है, उसका भाई बीजेपी का अभी एमएलए सपोर्टर है, मेरे पहचान के दोनों। वो इंडिपेंडेंट चुन के आया, इसलिए उसके सपोर्ट की सरकार को जरूरत भी रहती है। 10 बार मेरे पास आता है। अब उसने इतना गंदा रास्ता बनाया। अब मैं जहां रहता हूं वहां गंदा रास्ता बना हुआ है। मैं आरसीटी को बोला इसका ऑडिट करो, सब जगह गलतियां ही गलतियां हैं, पानी भी आता है नीचे में। अब ये जो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स भी उसके होते हैं। अब मेरे क्षेत्र में बने हुए रास्तों में प्रॉब्लम होते हैं, जबकि मैं देखते हुए आइडेंटिफाई कर, तो मेरे यहां इतना अगर लाइट होता है तो बाकी जगह क्या होता होगा। तो मेरा पहला आपसे अनुरोध है कि आप ये बीओटी में बनाने के पहले आप डीपीआर को चेक करो। अब एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं आपको तो, मैं भी मरते मरते बच गया, मेरी फैमिली बच गई, मेरा पैर 4 जगह टूट गया। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलना कि क्या तुम्हारे फैमिली का एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा क्या। अभी मैंने वो चेयरमैन साहब को बताया, वो इनको भी बताया, मेरे यहां एक हिंगनघाट करके गांव है, 67 लोग मर गए। और ये जो एनएचआई में तुम्हारे सीजीएम बैठते, इनको तो लेना देना ही नहीं नीचे में कोई। हर सीजीएम, और मैं तो अभी चाहता हूं कि सीजीएम से बात करना तो काम होगा। ये सीजीएम ऐसे इंपॉर्टेंट नंदी बने हुए हैं कि जो जब तक वो बात नहीं करते बाहर ऊपर नहीं आती। तो मैं हर बार, आज तावड़े जब से मेंबर था तब से चिल्लाता था कि यार लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। फिर मेरे पुतले फूके, फिर आंदोलन हुआ, फिर बीजेपी का एमएलए था, वो मेरे घर आके बोले सर मैं कैसे करूं, मैं फंस गया हूं। तब मैंने इंक्वायरी की तो ये प्रोजेक्ट गया था इनविट में। तो ये जो सीजीएम वालों ने लिख दिया कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इनविट में है, तो जो कंपनी लेगी वो सुधारेगी। तब तक लोग मरते रहे। और उसके बाद में जब ये बात ध्यान में आई, जो बात ध्यान में आई, तब उसके बाद में फिर अभी साहब ने उसको रेक्टिफाई किया। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और इसमें हमारे तरफ से एक भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इसलिए रोड सेफ्टी के विषय को लेकर हमारी जहां जहां प्रॉब्लम्स है और जहां जहां समस्या है उसको हम तुरंत रेक्टिफाई करें। और वो रेक्टिफिकेशन जो है वो आरओ और पीडी के लेवल पर आप ऐसा एक करिए कि आपके लिए अभी एक अच्छी बात बीच में मैंने तैयार की थी। एक तो हर आरओ आपके पास एक टारगेट तैयार करे, और मैंने साहब को भी दिया है कि इसके ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट करें। कंस्ट्रक्शन इन किलोमीटर आरओ के लेवल पर, पीडी के लेवल पर टारगेट को कितना हुआ है। फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस कितने अटके, कितने क्लियर हुए हैं। लैंड एक्विजिशन डिसबर्समेंट कितना अटका हुआ है, कितना क्लियर हुआ है। अपॉइंटेड डेट पेंडिंग प्रोजेक्ट कितने अटके हुए, कितने हुए हैं। प्लांटेशन कितना हुआ है, कैसा हुआ है। फिर ब्लैक स्पॉट एंड एक्सीडेंट जोन रेक्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस। फिर ईओटी केसेस पेंडिंग जो है वो भी जल्दी होनी चाहिए। 9 साल से इसकी एक्सरसाइज होती रहती है। आपको जो करना है करो, निर्णय सही होगा तो एक्सेप्ट करो, नहीं होगा तो रिजेक्ट करो। ईओटी केसेस, सीओएस उसके पेंडिंग,
ये कारण न होती, इसमें काफी समय चला जाता है, इसको तुरंत करो। और कितने दिन में किसने रखना चाहिए फाइल, इसमें टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट डिलेड क्यों हुए हैं, RORPD के इसमें कितने, उन्हें खुद इनिशिएटिव कितना लिया, नहीं होता है तो मुझे बताइए, सेक्रेटरी को बताइए, ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर पेमेंट पेंडिंग्स, जो अगर समय पे बनता है तो उसको दे दो। मैं MSRDC में था, हमने 55 फ्लाईओवर बनाया, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक सहूलियत दी थी कि वो बिल तैयार करेगा और सबमिट करने के बाद 24 आवर में 75% पेमेंट वो ले लेगा और 25% फिर उसका हिसाब करके चेक करके फिर उसको मिलेगा। तो उसके कारण लिक्विडिटी बढ़ी और काम की स्पीड बढ़ी। तो ये जो पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा आप साहब को भी दिए, एक बार आपका इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करिए, ये आपके कारण सबके लिए फायदा होगा और ओनरशिप के साथ करिए। एक आखिरी में मेरा सुझाव है कि ये जितने 10-1 लाख करोड़ के काम होंगे, जो एनुअल प्लान NHAI और ये इसमें आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट कैसा है कि 10-1 लाख करोड़ में समझो एक 3.5-4 लाख करोड़ के BOT में निकल जाएंगे, फिर 2-3 लाख करोड़ के 40% में निकल जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। फिर बचे हुए एनुअल प्लान में छोटे छोटे काम है वो एनुअल प्लान में करेंगे। और जो एनुअल प्लान में वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं, मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कंक्रीट रोड है, गड्ढा ही नहीं मिलता पूरे इसमें, और उसका इस 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग किया है पूरा, और 2 करोड़ रुपए किलोमीटर खर्चा आता है। ये सस्ता भी है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे मटेरियल्स है उसको यूज करना, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको अभिनंदन करूंगा कि 25 लाख टन कचरा यूज हुआ, बाम्बू का क्रैश बैरियर तैयार हुआ, 67,000 ट्रीज का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। आप प्लास्टिक का अभी उपयोग कर रहे हैं हम लोग। अभी कल वो इंडियन ऑयल वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं 2 बातों पे काम करता हूं कि जितना रबर है उसका 15% रबर पाउडर बिटुमेन में डाल के मैं आपको रबरेज बिटुमेन देता हूं, रबरेज बिटुमेन, तो क्वालिटी सुधरेगी। रबर पाउडर का रेट है 30 रुपए और बिटुमेन का 45-50 रुपए, तो क्वालिटी भी सुधरेगी। प्लास्टिक का ऐड करने की बात हुई, तो वहीं से अगर आएगा तो हमारा एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हम लोग फ्यूएल में इतना बड़ा आपका संबंध नहीं है, पर हम सेक्रेटरी, हम सब लोग मंत्री जी, हमारा फ्यूएल को कितना बड़ा चेंज हुआ कि आज इथेनॉल पर हमारी गाड़ी आ गई। अभी इतने बड़े प्रमाण पर हुआ कि चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमारे हाईवे पर हम लोग BOT में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए मैंने टाटा को कन्विंस किया है कि ये और कोई ऐसी कंपनी हम टेंडर निकाल के करेंगे। तो धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके NHAI में, मिनिस्ट्री में, NHAI-DCL में हमको अभी क्लाइमेट चेंज की दखल लेनी पड़ेगी। आज जो मैं हिमाचल में गया, बहुत बड़े प्रमाण पर नुकसान हुआ है। गलती हमारी नहीं है, यानी इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी जिम्मेदार नहीं, पर इतना प्रकोप हुआ है कि इमेजिनेशन के बाहर हुआ है, जो हमने पकड़ा नहीं था, इतना नुकसान हुआ है। और इसलिए हमको उसको समझते हुए भी उपाय ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमको ऐसे लिए वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। बीच में स्विट्जरलैंड के लोगों से जब मैंने देखा, तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे यहाँ तो इतनी बातें आई नहीं है। हम टनल में अच्छा बनाते, टनल में टेक्नोलॉजी नहीं आई, हमारी कॉस्ट बच गई। जोजिला में हमने 5,000 करोड़ आप लोगों के कारण बचे। ब्रिज में हमने नई टेक्नोलॉजी लाई। अब नई टेक्नोलॉजी लाई है, उसके बारे में पहली बात में एक बार कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा, पर जब टेक्नोलॉजी पॉपुलर होगी तो अगले टेंडर में वो नेचुरली कम होते जाएगा। अब फायदा होगा तब कॉस्ट भी कम होगी। अब उसका फायदा होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं लेना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप एक बार अगर वो टेक्नोलॉजी ओपन हो जाएगी और सबको मालूम हो जाएगी, तो उसका 10 लोग अगले बार उस टेंडर में भरेंगे, तो कॉस्ट कम होगी। और इसी प्रकार से नई बातों को हम लोग अपने बीच में ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और जितना BOT अभी क्या हुआ है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एक समय मैंने कहा था कि BOT बंद करो, पर आप लोगों के सबके प्रयासों से हमारा सेक्टर हेल्दी बना है। बैंकों का हमारे ऊपर फिर विश्वास बढ़ा है। बैंक अब फाइनेंस करने के मूड में है। हम जब लोग हमारे इसमें इनविट मॉडल में जब हम कैपिटल मार्केट में गए,
तो 7 दिन का टाइम था और 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो पब्लिक का हमारे ऊपर विश्वास है, पैसों की कमी नहीं है। तो इस समय हम लोग, और प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। आज हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसका अच्छा है, जो वायबिलिटी है, ऐसे ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से, एक्सपेक्टेशन 10% का है, वो और बड़े प्रमाण पर बढ़ रहा है। तो मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि एक बार बीओटी को, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मौका आया है। एक सर्कल होता है, उस समय की परिस्थिति वैसी थी, उस समय वो निर्णय हमने किए थे। अब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हमारा बजट जो है ज्यादा उपयोग में आएगा, हम ज्यादा काम कर पाएंगे और स्पीड से करेंगे। तो अगर इसका डिवीजन हो जाएगा तो जितना काम हमारा पेंडिंग है, जो 10 साल करना है, वो शायद 3 साल में पूरा हो जाएगा और पब्लिक को हम उसका रिलीफ दे पाएंगे। वैसे भी हम जो लोग बनाते हैं उसी पे 4 लेन करने के बाद टोल तो लेने वाले हैं, तो बीओटी में भी टोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में मैक्सिमम काम, क्वालिटी का काम, और जल्द से जल्द हम कैसा करें, इसके लिए इस मॉडल में, जैसे आज के इस मीटिंग में आप और उपयोग में लाइए और इसमें इनोवेटिव मॉडल लेके आइए। फर्स्ट ट्राई जो हमारी कमेटी है फाइनेंस सेक्रेटरी की, वहां भी जाकर कुछ पैसा है, उसका उपयोग करिए। एनएचआई डीसीएल भी, अब एनएचआई डीसीएल ने भी अब ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए। अब आसाम में भी हमारा टोल शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे हम इकोनॉमी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे, पब्लिक को ज्यादा सर्विस दे पाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी विदाउट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किए बिना नहीं होगा। और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए रोड अच्छे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने बिना वो कम नहीं होगी, और उसके बिना हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, उसके सिवा ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही सब बात कह रहे हैं। और इस समय वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में रोड सेक्टर का बहुत अच्छी भूमिका है। और इसलिए बीओटी के साथ लैंड मोनेटाइजेशन की बात है। मैंने अटॉर्नी जनरल से भी बात की थी कि आज रोड के बाजू में नए रोड बनाने के बाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, स्मार्ट सिटीज, उस लैंड को मोनेटाइज करके कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या। अभी एक बेंगलोर की बात हो रही थी, जब सीएम साहब आए थे, तो बेंगलोर के नीचे में ग्रेनाइट है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि ये जो पूरा टनलिंग हुआ 50 किलोमीटर बेंगलोर में, इसकी कॉस्ट 35,000 करोड़ आती है। तो मैंने कहा कि टनलिंग करके कोई बड़ा पत्थर ग्रेनाइट का निकालकर उसको काट के बेचा जा सकता है क्या, उसका फायदा ये टनल को वायबल करने के लिए हो सकता है क्या। अब ग्रेनाइट का भाव बहुत बड़ा है और पूरा बंगलोर के अंदर में नीचे ग्रेनाइट है। तो आप आपके लेवल पे भी कुछ इनोवेटिव मॉडल्स में बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, फिर जो हमारी वायबिलिटी गैप फंडिंग, फिर उसके ऊपर कुछ लैंड पड़ी है उसका उपयोग। एक बात आपको और एक बात बताऊंगा कि हमारे जो एसेट्स हैं, मेरे क्षेत्र में मुझे मालूम है अतिक्रमण किया लोगों ने एनएच पर, जो स्टेट हाईवे ने एनएच ट्रांसफर किए उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया। हमारे पीडी और आरओ को पूछते हैं तो वो बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता। फिर मैंने आरओ और पीडी को पूछा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया अतिक्रमण हटाने के लिए और आपको पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो अभी तक अप्लाई नहीं किया। और पिछले 7 साल में मैं आप लोगों को एक बात ऐसी ही पूछता हूं, आप जरा आपके दिल को पूछो, जो एसेट एनएच के, वो देश के एसेट है, भारत की जनता इसकी मालिक है। कितने हमारे एसेट है जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया। मैंने नागपुर मुंबई रोड पर से स्टडी किया और रोड सीधा किया, कर्व पड़ी है। तब मैंने लैंड निकाली, ये टेंग साहब ने, मैंने बोला इसका अध्ययन करो, तो इतने प्रोजेक्ट निकलेंगे, उस लैंड का उपयोग पेट्रोल पंप और इसके लिए करेंगे तो एनएचआई को 300-400 करोड़ साल का इनकम मिल सकता है। ऐसी लैंड पड़ी है और लोगों ने अतिक्रमण किया है। तो हमारी एसेट जो है वो भारत के जनता की एसेट है, और कानूनी मार्ग से हमारे आरओ और पीडी दे आर कस्टडियन। तो आपके क्षेत्र में ये भी, आपके इसमें एक बात मैं भूल गया कि एसेट जो है उसका क्या हुआ। दूसरा, टोल कलेक्शन में मुझे याद है कि जब हमने ये फास्ट ट्रैक लाया तब हमारा इनकम अब 7,000 करोड़ बना ना, तब ये बड़ा रेजिस्टेंस था।
तो अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल विश्वास के साथ, जिस दिन सैटेलाइट टोल सिस्टम आएगी उस दिन हमारा और 7,000 करोड़ बढ़ेगा। मैं जमीन का आदमी हूं, मुझे पूरे मालूम है कौन से आरओ और पीडी क्या करते हैं, कौन से टोल वाले क्या करते हैं, कौन टोल के ठेकेदार है, कौन अंडरवर्ल्ड वाले हैं, कितने क्रिमिनल हैं, क्योंकि मैं जमीन पर आदमी हूं, मुझे पूरी हिस्ट्री मालूम है और कैसे कैसे काम होता है। जिस दिन सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि इसमें आपका दोष नहीं है, हर सिस्टम में कितना भी अच्छा घर बनाओ कहीं ना कहीं लीकेज निकलता ही है छोटा सा। ये कोई मैनमेड मिस्टेक नहीं है, ये सिस्टम में होता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम मैक्सिमम लीक प्रूफ करना, हमारी प्रॉपर्टी के हम कस्टोडियन हैं। टोल कलेक्शन हमारे आप ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और करप्शन फ्री सिस्टम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लोगों के काम फटाफट करो, हमारी पब्लिक इमेज, अच्छे रोड हमने बनाया, इससे हम लोग काम भी फास्ट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं और करप्शन फ्री सिस्टम है, इससे भी हमारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ने वाली है। और आप में से अनेक लोगों ने अच्छा काम करके वो बढ़ाई है। मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिले, बोले हम लोग राज्य सरकार में काम करते थे पर अब हम एनएच में ही काम करेंगे। तो मैं बोला क्यों? तो बोले राज्य सरकारों की तुलना में एनएच में काम करना आसान है, यानी इनडायरेक्टली वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे कि यहां काम करने में ज्यादा फैसिलिटी अच्छी है। तो देर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ एंड देर आर सम वीकनेसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगी। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड वी हैव टू कन्वर्ट वीकनेसेस इनटू द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को बढ़ाना करते हुए हम क्वालिटेटिव बनना जाएंगे। और इसलिए फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आरओ और पीडी अब ये पावर का सेंटर बने, और आपके काफी अधिकार बढ़ा है, काफी सूचनाएं दी। वो बोलता है हर चीज वो ऊपर भेजना पड़ता है। एक बात ये भी सरकार में होती है, नीचे लेवल पे जब होता है तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, और वही लोग जब प्रमुख पद पे जाते हैं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। वो बोलते मुझे पूछे बिना मत करो। तो ये अपने यहां नहीं होता, ये जनरली सरकार में होता है। तो कभी ना कभी डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट और टीम वर्क होना चाहिए। मेरे बहुत बातों में मैं कहता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। पर व्हेन दे आर कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, दैट इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। अब एनएचआई डीसीएल को भी आप बताइए एनएचआई में क्या अच्छी बात है, कभी उनको बुलाइए। अभी हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी को भोजन के लिए बुलाइए, वो रह गया। वो इसलिए बुलाया कि आप उनसे संवाद करिए। तो हाईएस्ट लेवल से यही सूचना, आप भी एनएचआई डीसीएल मिनिस्ट्री सब बैठो तो कभी। जब आप एक में एक दूसरे से बात करोगे तो शायद अच्छी बात जो एनएचआई में हुई एनएचआई डीसीएल में आएगी, एनएचआई डीसीएल ने अच्छी की हुई बात एनएचआई को पता होगी, दोनों की बात मिनिस्ट्री में आएगी। तो हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए। ये हाईएस्ट लेवल का संदेश है। साइलो में काम मत करो, गति शक्ति योजना उसके लिए आई। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में समय की कमी है, क्योंकि 3-4 महीने परिस्थिति में आगे क्या बदला होगा मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप ये बीओटी के इसमें आप जब जाएंगे तो कम समय में 1-2 महीने के अंदर लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल तैयार करके कम से कम 2-3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बीओटी और हाइब्रिड एन्युटी में तुरंत लेकर आइए और इसको मंजूर करके तुरंत शुरू करिए, ताकि एनुअल प्लान का भार कम होगा। और एनएचआई के भी प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री की भी है, एनएचआई डीसीएल की भी ढूंढी है। और फिर उसके बाद में आखिरी में जब किसी से कोई नहीं होता तो एनुअल प्लान में करेंगे। तो एनुअल प्लान का अगर प्रेशर कम होगा और ये इससे अगर हम जाएंगे तो ज्यादा लोगों को हम लोग हमारी परफॉर्मेंस सुधार सकते दे सकते हैं। पूरे ट्रांसपेरेंट वे से फास्ट ट्रैक डिसीजन करके आप जल्द से जल्द इसको करिए, और जिसको पैसा नहीं लगता उसकी परमिशन लेना शुरू कर दीजिए। जो कागज पर परमिशन लेनी है उसको तुरंत शुरुआत करिए। और डीपीआर के बारे में मैं फिर से कहूंगा,
कि ये डीपीआर आपके लेवल पर चेक अगर होता है तो आपके आगे भविष्य के प्रॉब्लम्स नहीं के बराबर होंगे। आज की ये मीटिंग ज्यादातर उसी के लिए है। और एक बात जरूर है कि हम लोग जब दोषों की चर्चा होती है तो ये इसलिए होती है कि कभी कभी हम उसको सुधारने भी चाहिए। पर वो भी बात सही है कि आपने जो कुछ अच्छा काम किया, अभी 3,87,00,000 3 मीटर के ट्रीज हमने लगा है, ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब कचरे के बारे में हम लोग पॉलिसी बना रहे कि सब जगह हम कचरे को सेग्रीगेट करके उसको रोड में यूज करें। हमने अमृत सरोवर बनाए और वो एग्रीगेट हमने रोड में कंस्ट्रक्ट किया। हमने इको फ्रेंडली बांबू का क्रैश बैरियर बनाया। हम रबर वेस्ट टायर को रबर पाउडर निकाल के वो बिटुमेन में डाल रहे हैं। वो कल इंडियन ऑयल के चेयरमैन का एक बहुत अच्छा सुझाव है, हम ही करते हैं और रबराइज बिटुमेन आपको देते हैं। तो प्लास्टिक और रबर का इन्वायरमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नए इनिशिएटिव है, इसके साथ नई टेक्नोलॉजी जिससे रोड मजबूत होंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, व्हाइट टॉपिंग की जैसे मैंने आपको बात की, ये जो मलेशिया से हमने जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात की, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अगर हम करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी एक बात, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मैं आज आखिर मैंने आपको भी पता होगा कि समझो नागपुर में उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर कोई आती है कि ये रोड के गड्ढे हैं, तो तुरंत उसकी दखल आपके लेवल पर आप लीजिए, उसको सुधारिए। अगर आप उसको नहीं सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो पब्लिक अखबार में जाता है, फोटो छपते हैं। आपके यहां हमारे रोड के बारे में निगेटिव बातें जितनी हमारी गलतियां होगी मीडिया में छाप के आती है, उसको रेक्टिफाई करना उस क्षेत्र के आरओआर पीडी की जिम्मेदारी है। अब मैंने नागपुर में भी शुरू किया और यहां भी शुरू किया कि मैं आपको पूरा कलेक्शन कर रहा हूं और मैं आपको नोटिस भेजूंगा, आपको इन्फॉर्म ये अखबार में ऐसा छपा है, बताओ मुझे क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया अलीगढ़ के रोड में, और वहां के सोशल मीडिया पे वो पानी कहाँ अटका हुआ है, वो कैसे हुआ, वो पूरी बातों को लेकर उन्होंने स्टोरी बनाई। अब लोग भी बनाएंगे, वो अच्छी बात है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि निंदका से घर असावे शेजारी, इन्हें निंदा करने वाला आदमी अपने नजदीक रहना चाहिए, उसकी निंदा हमको अच्छा सिखाती है। तो कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो उसको सुधारेंगे। तो ये प्रॉब्लम करिए। दूसरा, ओल्ड प्लान जो है, प्रोजेक्ट सैंक्शन इन ओल्ड एनुअल प्लान, इसके अमाउंट शायद 3.5 लाख करोड़ है। वो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से सैंक्शन, वो क्यों नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है? आपकी ओनरशिप हमको अपेक्षित है कि वो प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उसको तुरंत चालू करो। और ओल्ड प्रोजेक्ट भी होंगे तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि ये बीओटी में कन्वर्ट हो सकता है, पीपीपी मोड में, तो हमें उसका रिकमेंडेशन भेज दो सुधार करके, ताकि वो पैसे बच जाएंगे। एक बार अगर सैंक्शन किया इसलिए बीओटी में नहीं करना, ऐसा नहीं, वो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो एनुअल प्लान का प्रेशर कम होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी एक बार आप देखिए। अब इसके बारे में आपके आरओआर पीडी के क्षेत्र में एनुअल प्लान में जो मंजूर हुए प्रोजेक्ट वो कितने हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए थे वो क्यों नहीं हुए हैं, आप उसकी मीटिंग करो। और जो अभी मैंने एमएसआरडीसी महाराष्ट्र में थी, मैंने कहा टर्मिनेट करो इसको, अगर प्रोजेक्ट नहीं करते तो। जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करो, टर्मिनेट करो, नए कॉन्ट्रैक्टर को लाओ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो और इसको पूरा करो। और भले मंजूर हुए प्रोजेक्ट को भी पीपीपी मोड में ले आना है तो वो भी लाओ। और जो प्रोजेक्ट और कोई योजना में नहीं हो सकते, जहां ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है, उसका कन्वर्शन बीओटी में करो। तो मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पर, आपके लेवल पर बहुत से राज्यों में ये एक्सरसाइज करके ये संख्या बढ़ती है तो एनुअल प्लान का प्रेशर कम होगा। और आज के मीटिंग का वही एक उद्देश्य था, उस बहाने से ये काफी बातें आपके सामने आई है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा काम दिन ब दिन क्वालिटी बढ़ रही है, हमारे काम में भी सुधार हो रहा है और निश्चित रूप से इसका काफी बड़ा काम भी होगा। ये नए मटेरियल को रजिस्टर करने की बात थी, वो कमेटी की मीटिंग है 6 महीने नहीं हुई है। हाँ, उनको सब जितने आपके यहाँ बंधन है उनको सबको कहोगे आप मीटिंग क्यों नहीं लेते, नहीं तो उनको बदल दो। अब मैं भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हुआ, आज तक मैं बड़ा सहिष्णु हूं, पर अब मुझे भी
मैं थोड़ा सा अब इस मूड में आया हूं कि काम नहीं होता तो करो ही करो। ये क्योंकि अब चुनाव जल्दी आया है,